नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि हमारे साथ में काफ़ी दिग्गज हमारे मेहमान हैं, अरविंद जी हैं, अशोक बलियान साहब हैं, आनंद सागर जी हैं और भी 1-2 मेहमान जुड़ रहे हैं। और अचानक के जो आज हम लोगों के जुड़ने का जो ये आया मन में, तो सीधा-सीधी है कि बिहार हमारा एक एग्रीकल्चर स्टेट है। और इस एग्रीकल्चर स्टेट में जैसे स्टेट को लेके इतनी चर्चाएँ होती रही है, बिहार का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जीडीपी देखें तो वो भी देश के नंबर 1, नंबर 2 के इसमें दौर में रहा है। लेकिन आज जब अगर आप बिहार जाएँ और वहाँ अगर आप देखें कि वहाँ छोटे-छोटे किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए, अपने फसल के मंडी के लिए संघर्ष करते हुए, तो आपको एक बार दिल्ली की तरफ झाँकना पड़ेगा। जहाँ 377 दिन के बाद एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि उसमें सियासत है या किसान है, क्या है पता नहीं। लेकिन 377 दिन के बाद एक आंदोलन आज खात्मा हुई है और गाजे-बाजे के साथ में इसको एक बड़ी जीत का, एक बड़ा आंदोलन का, एक कामयाबी का, ये सब कुछ सेहरा पहनाते हुए इसकी आज विदाई हुई है। और कहा गया है कि इस देश के किसानों ने पहली बार सरकार को झुकाया है। कहा गया कि इस देश के किसानों ने अपनी बात जो है सरकार के एकदम सीने पे बैठ के उसको मनवाई है। तो ये सारी चीज़ें के बीच में ये सवाल तो ज़रूर रह जाता है कि 377 दिन का ये आंदोलन और सरकार की वो जो एक बड़ा जो आप कह सकते हैं जितना बड़ा इसमें लगा दें कि देश आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन। इस दोनों के बीच में कंट्रास्ट क्या था? मुझे लगता है कि अरविंद जी से बेहतर इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास अभी कोई ऐसे मौजूदा में विद्वान नहीं है, पत्रकार नहीं है। हम उनसे जानेंगे। हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के लिए अशोक जी के साथ में। अशोक जी खुद किसान से और किसानी से, खेती-बाड़ी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम बिहार के और सारे लोग हैं, उनके साथ भी हम जुड़ेंगे इन सब चीज़ों की चर्चा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी आप कहें कि इस किसान आंदोलन के साथ में हुआ, वो आंदोलन का एक बड़ा रिफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होके वो बिल बना और कानून बना और उसको लगा कि देश के 80% किसान जो है उनके लिए एक बड़ी क्रांति सामने में आई है। उनको एक बड़ा बाजार का सपना दिखाया गया है, उनके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। उनके फसलों का वो जो सरकार का एक संकल्पना रही है कि उस फसलों का दोगुना किसानों को कैसे आमदनी बढ़े। इन सारी चीज़ों की, इन सारी कल्पनाओं को कैसे एक क्षण में इसे लगा कि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। तो ये कैसे चीजें बनेगी और क्या आने वाले टाइम में कोई सियासत कभी ये हिम्मत दिखा पाएगी इस देश में कि वो एक बड़े रिफॉर्मेशन और किसानों को लेके, खेती किसानी को लेके एक सुधार की बात करे, एक सुधार के साहस के साथ में लोगों के सामने आए। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों पे अभी समीक्षा की जरूरी है, लेकिन हम इन सारी चीजों से जाने से पहले हम सीधे अपने बिहार और बिहार के जो 80% बिहार का, जहाँ तक हम लोग भी किसान बैकग्राउंड से आए हैं और हमें ये कहा गया था कि बिहार जो है सबसे कृषि प्रधान राज्य है अभी देश का। और आप कह सकते हैं कि बिहार का जो लेबर फोर्स है 80% लोगों का जो रोजगार है सीधे-सीधे खेती और किसानी से है, सीधा सरोकार है। और ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 40% के सिंचित भूमि है, जहाँ 1 से 2 फसल हो सकते हैं, बाकी 60% जमीन बिहार के ऐसी जमीनें हैं जहाँ सिर्फ एक फसल हो सकती है। उसमें से 30% भूमि तो ऐसी है बिहार में जो हमेशा प्रकृति के ही उस इसमें है, कृपा में है कि जहाँ बाढ़ हो या सूखा हो, वो किसानों के हाथ में नहीं है। तो सीधे मैं अरविंद जी के पास आता हूँ कि अरविंद जी, आज जब ये गाजे-बाजे के साथ में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सारे बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हुई है और किसान अपने-अपने जो किसान नेता हैं वो एक जश्न मनाते हुए, विजय जुलूस निकालते हुए अपने-अपने घर गए हैं। ऐसी हालत में अरविंद जी, ये छोटे किसान, मार्जिनल किसानों का जो स्टेट बिहार है, वो इस रिफॉर्मेशन के बाद की जो हालत बनी है, उसमें उसके हिस्से में क्या आने वाला है अरविंद जी? नहीं, देखिए बिहार का जहाँ तक बात है और इतनी सारी बातें हुई, तो बिहार में तो बहुत सारा सुधार आना था। अगर जो सरकार ने दावा किया था कि मंडी का कानून खत्म, मंडियां खत्म कर दी उन्होंने। तो अभी बातचीत करते समय ये कह रहे थे कि भाई मंडी के लिए भटक रहे किसान और ये बहुत सारी बातें। तो देखिए, ये बात बिहार की ही नहीं है, पूरे देश में अगर आप औसत देखेंगे तो छोटे और सीमांत किसान आज की तारीख में वो
84-85% से ज़्यादा है, कम नहीं है। और उनकी संख्या बढ़नी है क्योंकि जो हमारा जोतों का आकार है, कृषि जोतों का भूमि का, वो लगातार घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी समस्या है अभी। बस ये था कि चूंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम जो है, जो कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह जैसे लीडरों ने किया, जो भूमि सुधार का काफी हद तक वो तमाम राज्यों की तुलना में एक सफल रहा। लेकिन अगर आप उठा के गौर करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो और बिहार की स्थिति दोनों एक ही जैसी है, कोई बहुत फर्क नहीं है। और समग्र रूप से देखिए, कोई भी एक आंदोलन आप उठा के देखिए, आंदोलनों की जो कड़ी रही है पूरी भारत में, किसान आंदोलनों की, उसमें जो प्रारंभिक आंदोलन है जिस पर राष्ट्रीय छवि छाप बनी, वो आंदोलन था चंपारण का, जिसको लीड करने आए गांधी जी वहां से। लेकिन बाकी लोग जो है, चाहे वो राजेंद्र बाबू हों, अनुग्रह बाबू हों, ब्रजकिशोर जी हों, या और बड़े बड़े लोग जो कि कुछ बिहार की पृष्ठभूमि के बिहार के ही लोग थे, या कुछ बिहार के बाहर भी हुए हैं, जो है जो जिन्होंने भागीदारी की उसमें, और काफी बड़े बड़े नाम उसमें शामिल रहे। वहां से लेकर के आप शाहजानंद जी तक की बात करिए। आप उत्तर प्रदेश में जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे, बाबा राघवदास की बात करिए, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करिए। उसके पहले गांधी जी के पैरेलल आप बिहार, आप गुजरात में उठा के बात करिए, जो आंदोलन चला उस समय। और बालियान जी तो हमारे बीच में बैठे हैं, उनको किसान आंदोलनों का भी बड़ा व्यापक अध्ययन है, उनको किसानों की समस्याओं का भी बहुत अध्ययन है। तो बारदोली की बात करिए आप, जो है खेड़ा के किसान आंदोलन की बात करिए, और वहां से लेकर के फिर बालियान जी के अपने जिले में जो आंदोलन, जो मतलब 80 के दशक में, जो 80 के आखिर में जो चला, वहां से लेकर के ये आंदोलन जो चले, वो अलग अलग सवालों पर, एक तरह से क्षेत्रीय सवालों को लेकर के मुख्य रूप से केंद्रित रहे। बाद में वो बड़े बने, उनका कैनवास अलग था। आज ये जो आंदोलन है, ये किसान की, इस आंदोलन को मैं एक दूसरे रूप में देखता हूं कि ये पहली बार छोटे छोटे मामलों को लेकर के अंतर विरोधों से घिरे हुए किसान संगठन लंबे समय तक एक साथ जुटे। बहुत सारे, आप जानते हैं, बालियान जी बताएंगे ज्यादा डिफरेंसेस और सब, बहुत सारी चीजें रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें छोटे किसान का तो कल्याण एक ही चीज में हो सकता है कि अगर मिनिमम सपोर्ट, जो मिनिमम, मतलब आप एमआरपी की बात कर रहे हैं, आप हर जगह एमआरपी तो आपने लागू की हुई है ना। हम एक पेंसिल अगर पूना में खरीदते हैं, अगर मुजफ्फरनगर में खरीदें, मुजफ्फरपुर में खरीदें, तो एक पेंसिल अगर 15 रुपए में बिक रही है, तो वो स्थिति वही कृषि मूल्यों के साथ तो नहीं है। जो है अचानक आलू आई किसान की, तो किसान के घर में जो है वो भले 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए किलो तक बिक जाए वहां से, लेकिन जब बाजार में आएगी तो आप देखिए क्या स्थिति होती है। और उसी तरीके से बाकी, मतलब 2 तरह की फसलें हैं, जो एक है जो जल्दी खराब होने वाली, जिसमें मंडी में जाके किसान के साथ कोई और विकल्प नहीं होता कि मंडी में ही छोड़ के चलाए, जो भी भाव मिले। वो अब ये है कि किसान को आज के तारीख में, हमारे बचपन का जो किसान था और जो गांव था, वो स्वावलंबी गांव था, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें बाहर बाजार पर बहुत निर्भरता नहीं थी। अगर आप उठा के देखें, समारोह भी हमारे होते थे तो गांव मिल करके सामान जुटा लेता था। लेकिन अब तो बिस्लेरी की बोतल हमारे गांव में आती है, वो भी बाहर से ही आती है। परसने वाले भी बाहर से आते हैं, बनाने वाले भी बाहर से आते हैं। हमारे गांव की औरतें जो है 500, 1000 लोगों की बारातों को वो खिला देती थी। हमारे गांव से ही पैदा होने वाले उत्पाद जो है संभाल लेते थे, जो है, और सब कुछ था हमारे यहाँ गांव में, अगर आप देख लीजिए, और वो संतोष था। लेकिन अब तो हर घर में एक बाइक खड़ी है जिसको पेट्रोल चाहिए, हर घर में कुछ कृषि उपकरण ऐसे हैं जिनको डीजल चाहिए, और हर हाथ में एक मोबाइल है जिसको रिचार्ज कराने के लिए पैसा चाहिए। और किसान की आमदनी बढ़ी नहीं, अगर आप उठा करके देखेंगे उस अनुपात में, बल्कि उसके मूल्य को, उसके उत्पादों को लूटने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही राग है। आप उठा के देख लीजिए कि जब भी कश्मीर के किसानों का सेब आ जाएगा, तो एक सज्जन है जो उसको 36 रुपए, 35 रुपए में खरीद लेंगे, और भारत के किसी भी हिस्से में 35 रुपए में सेब बिक रहा हो, बताइए, हम लोग 150 रुपए तक, कहीं 200 रुपए, कहीं ऐसे ही। आप उठा के देख लीजिए, जो दाल
मैं आपको बताऊं, कलबुर्गी के किसान, जब कर्नाटक में किसान दाल अरहर की सबसे ज्यादा होती है, हम लोगों के खेतों में धीरे धीरे अरहर गायब होती चली गई। तो वो जो किसान 50 रुपए किलो में जब बेच रहा होता, तो हम लोग यहाँ 150 रुपए किलो में। सवाल ये कि ये बीच का कौन आदमी है ना? जो ये जो सारा बीच के हिस्सा खा लोग हैं जाता है। उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और बालियान जी ने एक बात बीच में बहुत बढ़िया सवाल उठाया था कि कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने की जरूरत आ गई। हम्म। और कृषि में सुधार में सबसे पहला सुधार तो ये होना चाहिए कि जो 14-15 विषय ऐसे हैं जो कि कृषि से ही संबंधित है, उनका एक नहीं तो कम से कम 2 या 3 मंत्रालयों के बीच में उनको ले आकर के अरविंद जी, समन्वित किया जाए। जी अरविंद जी, मैं इस जी पे आऊंगा आपके पास। मुझे बालियान जी के पास में एक बार मैं चला जाता हूँ, क्योंकि बालियान जी 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 जमीनी स्तर पे काम किया है, और मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में एक ये जो बड़े किसान और छोटे किसानों की का जो एक दायरा है, वो आज से नहीं है, आजादी के बाद से ही लगभग ये रहा है, आप कह सकते हैं उससे पहले से ही रहा है। लेकिन बालियान जी, आप तो उस स्टेट से आते हैं और उस जगह से आते हैं जहां खेती बाड़ी बिहार में कहने के लिए 80% लोगों का वो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, और उस पर लोग आश्रित हैं। लेकिन आपके यहाँ कम से कम जो इलाका आपका गन्ना बेल्ट है, उसमें वो किसानी एक समृद्धि का प्रतीक है। और हमारे यहाँ बिहार में अगर आप देखें तो खेती बाड़ी एक गरीबी का प्रतीक हो गया है, जिसके घर में सिर्फ खेती बाड़ी ही है, और वो चाहे वो कितने भी बड़ा जोत हो उसके, तो उसकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये मैं बालियान जी, ये फर्क जो आया बड़े किसान और छोटे किसान में, मेरा सीधा सवाल है, आज इस आंदोलन के में कोई कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं, वो सवाल तो आगे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा सीधा सवाल है कि बड़े किसानों ने छोटे किसानों का हक छीन लिया है। अशोक जी, देखिए विनोद जी, जैसे ही मुझे इस कार्यक्रम का पता चला कि आज ये कार्यक्रम होना है, हालांकि इसका जो विषय है वो बिहार तक संबंधित है, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि कोई भी राज्य हो, तब तक भारत सरकार की नीतियां नहीं बनेंगी उन राज्यों के लिए, तब तक वो राज्य भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, विपणन जो सब्जेक्ट था, ये अभी अरविंद जी से मेरी बात मैं सुन रहा था इनकी बात, तब तक कृषि को समवर्ती सूची में नहीं लाया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार या दूसरे राज्यों में अंतर रहेगा। आज अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में, यहाँ गन्ना यहाँ की कैश क्रॉप्स है, लेकिन गन्ने का किसान और राज्यों के मुकाबले में मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का खुश है। मैं आज बिहार के बारे में पढ़ रहा था कि वहां अभी भी बहुत सारी चीनी मिलें या तो बीमार हैं या बंद है। लेट गन्ना भुगतान मिलना भी एक समस्या है। तो एक तो ये किसान आंदोलन जो चला है दिल्ली में, ठीक है, अरविंद जी और मेरी इस आंदोलन के बीच भी बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन विनोद जी, मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा जरूर जीता है इस आंदोलन में, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के किसान का ये दुर्भाग्य है कि कृषि सुधार के कार्यक्रम को रोका गया है। आपकी भी मैं बात को सुन रहा था विनोद जी, आप भी कह रहे थे कि क्या सरकार अब आगे कोई हिम्मत करेगी कि वो रिफॉर्म को लाए। मैं और राकेश टिकैत जी या बड़े चौधरी साहब, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, हमने बहुत सारा यूरोप में जब हम लोग एक साथ गए थे तब देखा था कि निश्चित तौर पर भारत में कृषि को बदलाव लाने के लिए, कृषि में बदलाव लाने के लिए वहाँ की नीतियों को और कार्यक्रमों को वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है कि वक्त के साथ बदलने की जब बात आई, तब वो किसान, मैं ये नहीं कहता कि किसान ने कोई गलती की, हो सकता है उसकी समझ में ना हो ये तीनों कृषि कानून जो है, वो सोचता हो कि ये उसके नुकसान का कारण बन सकते हैं देर सवेर, तो ये एक दुर्भाग्य हुआ एक बात। दूसरी बात यह कि यदि हम वक्त के साथ सुधार नहीं करेंगे, किसी भी आप विषय को ले लो, चाहे कृषि को ले लो चाहे दूसरे विषय को, तो हम निश्चित तौर पर पिछड़ते चले जाएंगे। मैं बिहार में मक्का की फसल को देखा कि वहां 2 बार मक्का की फसल होती है। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत सारी मतलब है इस तरह की एक ही फसल ली जाती है। मोटे अनाजों को लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से, मेरी अरविंद जी से भी बात होती रही विनोद जी, मांग करते थे कि इनको एथनॉल के लिए इजाजत दी जाए। किसान, हम, मेरा हमेशा ये रहा है,
मैं जितने भी किसान संगठनों के साथ काम किया है कि हम सुधार के कार्यक्रम को लाएं, न कि हम पीछे जाएं। हमने बहुत लंबे समय से भारत सरकार से मांग की थी कि आप। अशोक जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है पश्चिम यूपी का, लेकिन जितना मैं जा पाया हूं आप लोगों के इलाके में, तो मैंने एक चीज महसूस किया है कि आप लोगों की जो खेती बाड़ी है और खेत का जो जोत है अभी भी एक बड़ा आकार है। बिहार में डेंसिटी पॉपुलेशन का जो है उसके हिसाब से ये आकार छोटे पड़ते गए हैं, और इस छोटे के होने के कारण जो कैश क्रॉप का आपका एक गन्ना आपके पूरे पश्चिम यूपी का एक बेस बना है, और वो बेस बिहार में अब नहीं हो सकता जो जोत का आकार है। लेकिन मैं अशोक जी आपको सिर्फ अपनी ओर एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और जब मैं बिहार की बात कहता हूँ अशोक जी, तो सीधा सीधी है कि बिहार जैसे और जो छोटे स्टेट हैं जिनकी डिपेंडेंसी है, पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, उड़ीसा आप देख लीजिए, इन सारे स्टेटों का लोग खेती बाड़ी का पैटर्न सेम वही है जो बिहार का है, कुछ अलग नहीं है। और जो जोत का आकार है वो भी वही है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में और या उड़ीसा में आप जाए, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी का कारण है। लेकिन अशोक जी बिहार में आप अगर देखेंगे तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का चौथा नंबर है। आप अगर फल और फलों के लिए देश में उसका 8वां नंबर है। तो बिहार में कैश क्रॉप की एकदम बहुत बड़ा एक ये बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से आपको एक समर्थन मूल्य गन्ना के लिए मिलता है और आपके खेती बाड़ी निश्चिंत होती है कि इतना तो उसको सरकार की तरफ से आएगा ही आएगा, लेकिन बिहार में अगर वो सब्जियां जो चौथे नंबर पे है उसका मार्केटिंग नहीं है, उसका व्यापार मंडल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका भविष्य क्या हो अशोक जी? आप तो बहुत जानकार हैं खेती मामले में। देखिए विनोद जी, मेरा इस संबंध में ये कहना है कि तब तक हम गुणवत्तापूर्ण सब्जी नहीं उगाएंगे, तब तक हम पूरी फूड चेन नहीं लाएंगे। हालांकि मैं आज अभी देख रहा था कि बिहार में 2003 के बाद कृषि उपज का निर्यात बढ़ा है, लेकिन जिस बिल्कुल बढ़ा है। रफ्तार से दूसरी बात, तब आज हम लोग के किसान आंदोलन, ये फिर वही मैं आता हूं कि हमने कहा कि अडानी सारी चीजें खरीद लेता है, तब तक फूड चेन में नहीं आएंगी कंपनियां, तब तक कोई भी सामने नहीं आएगा, तो हमारी फूड चेन कैसे बनेगी, निर्यात कैसे होगा, गोदाम कौन खड़े करेगा, ये सारी चीजें विनोद कि हमें इसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। हमें सुधार के कार्यक्रम के साथ इस चीज से नहीं घबराना कि कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी आ जाएगी तो हम वो किसानों का दमन करेगी। देखिए, जब कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी आएगी, एक के बदले में 2 आएंगी, 3 आएंगी, तो उनके बीच भी कंपटीशन होगा, निश्चित तौर पर कंपटीशन होगा। और कोई भी सरकार हो, जब अगर वो देखती है इस बात को कि उसके किसानों का कोई कॉर्पोरेट जगत में उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लॉ के हिसाब से नए नए कानून बनेंगे उसके लिए। बहुत दफा ऐसा हुआ है। देखिए, गन्ने में क्या था, पहले केंद्र सरकार हमारी चीनी पर को सस्ते दाम में खरीद कर गरीबों को देती थी। किसानों की मांग थी कि हमारी इससे गन्ने का भुगतान नहीं मिलता और हमें गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने उसको खत्म कर दिया, लेवी को। हमारे यहाँ पहले गन्ने का पेमेंट जो था वो मिल मालिक उसके पैसे का दुरुपयोग करते थे, वो उनका डाइवर्जन करते थे। अशोक जी आपका उत्तर वीडियो प्रदेश चला सरकार गया ने है। क्या किया कि एस्क्रो अकाउंट का नियम लिया। उससे क्या हुआ कि सरकार के साथ मिल मालिकों का अकाउंट खुलता है, तो उससे जो है वो पैसा डाइवर्जन नहीं होता। तो विनोद जी, मेरा ये कहना है कि अशोक जी एक हमें मिनट आप बहुत अपना सारी वीडियो चीजों सही पर कर लें, निश्चित तौर पर सकारात्मक सोचना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं हम अब किसानों का भला कर आ सकते गया, हैं। आ गया आपका और वीडियो ये चला गया तभी था। बिहार का किसान उन्नत होगा, तब उसकी फसल की पूरी चैन बनेगी। गुणवत्तापूर्ण फसल बोने के लिए किसान को खाद, बीज और सुविधा देनी पड़ेगी। ये सारी चीजों के लिए एक हमें निश्चित तौर पर बदलाव लाना पड़ेगा, और बदलाव के लिए किसान भाइयों को तैयार होना पड़ेगा। बहुत मेरा बढ़िया। ये इस मैं पर कहना है। बहुत अच्छा अशोक जी, आपने तो काफी लाइन दिया है, मैं उसी लाइन को जी लेके जी। हमारे बिहार, आपने काफी लाइन दिया है बात करने के लिए मुझे। मैं अभी अपना आनंद सागर जी हैं, वो बिहार के किसान के प्रोग्रेसिव एक अपने उनका ये अपनी संस्था है और काम करते हैं खेती किसानी को लेके, किसानों के इनकम बढ़ाने को लेके उनका अपना एक ये रहा है, प्रयास रहा है। आनंद जी,
आज आप एक जो आपने एक पृष्ठभूमि देखी, अभी हमारे जो गेस्ट थे अरविंद जी और अशोक जी ने बताया कि रिफॉर्मेशन का कितना बड़ा जो इम्पैक्ट होने जा रहा है। खास करके बिहार की अगर आप हालत देखें, जितनी बात मैंने अभी आप लोगों के सामने पे चर्चा की थी कि इतना बड़ा स्टेट है, 14-15 करोड़ का स्टेट है, जिसमें 85% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और उनके लिए बाजार नहीं है। उनके लिए ऐसा, जब आप एपीएमसी का कोई मंडी नहीं है, उनका व्यापार मंडल कितना काम करता है वो आप बेहतर जानते हो। ऐसी हालत में अब जब बिहार में बगैर रिफॉर्मेशन के छोटे किसानों का की चुनौती क्या है और उस चुनौती के बीच में सरकार के प्रयास को किस तरह से आप देखते हैं, आनंद जी? जी, धन्यवाद पहले तो इस मंच पे आमंत्रण करने के लिए। और यहाँ पे हमसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग अरविंद जी और अशोक जी जैसे लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इन लोगों से। और हमारा जो प्रयास है फ्यूचर फार्मिंग का, जो इसी प्रयास को लेके आगे काम करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम हो, जहाँ पे पर एक छोटे किसान मार्जिनल फार्मर्स जिसको बोलते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम हो। ठीक है, अब जहाँ पे विनोद जी आपका सवाल रहा कि कैसे सरकार और इंडिविजुअल किसान और ये जो फार्म लॉज थे इन सबको मिला के आगे का प्रोग्रेशन किस वे में बढ़ रहा था। पहले तो फार्म लॉज जो है, हमारा जो कृषि कानून जो था, उस पर 2 टिप्पणी मैं देना चाहूँगा। इसको मैं पूरी सहमत हूँ अशोक जी के वक्ते से कि इसको लॉन्ग टर्म लोगों ने नहीं देखा। इसने बहुत ही नियर शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, बहुत ही नियर चीज़ों को देख के इसको एक बड़े रूप में लोगों ने इसका बहिष्कार किया। जहाँ पे यूरोप जैसे कंट्रियों में ये सारे लॉज ने इतना रिफॉर्म और इतना चेंजेस लाया है कि आज वहाँ पे उनकी फार्मिंग सेक्टर एक मिसाल है। सेम चीज, बहुत चीजों का बदलाव आना अभी इंडिया में जरूरी है और ऐसे बहुत सारे लॉज और फार्मिंग बिल्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है जो चीजें अभी एक इंडिविजुअल छोटे फार्मर को समझ में नहीं आता है। किसानी में बढ़ोतरी तभी होगी, हमारा मानना है, जब एक उसी स्किल का इंसान को उसी स्किल के लिए काम करवाया जाए। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, एक किसान खुद में किसानी तो करता ही है, बेचारा मार्केट की भी टेंशन लेता है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट की भी टेंशन लेता है और उसके बाद उसके रख रखाव बचाव की भी टेंशन लेता है। अब अकेला, और आप कोई भी बाकी कॉर्पोरेट से लेके कोई भी सेक्टर में आप झांक के देख लीजिए, एक इंसान वही काम करता है जिसके लिए वो काम कर रहा है, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे वो एक छोटे लेवल पे कारपेंटरी का काम हो, स्मॉल स्केल बिजनेस। बट एक किसान को सारा काम कंपोनेंट क्यों करना पड़ रहा है? तो इसमें जैसे कि हमारी कंपनी का जो काम है, वो हम इस कंपोनेंट्स को उनसे ले रहे हैं, बांट रहे हैं, जहां पे उनको इनपुट। तो इसका मतलब आनंद जी, इसमें आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग आए हैं और एक किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद दिखा रहे हैं। मैं अरविंद जी के पास आता हूँ जरा एक इसी की बात को लेके कि अरविंद जी, आज जो कमेटी बनने की बात हुई है और ये जो आंदोलन की का जो समाप्ति की घोषणा हुई है, उसके साथ में एक कमेटी की बात है जो एमएसपी पे बात करेगी, एमएसपी की गारंटी की बात करेगी। अब ये सरकार के सामने में है कि वो एमएसपी की गारंटी दे और सारी फसलों को लेके ये करे, जबकि मैं अरविंद जी आपके सामने एक छोटी सी एक ग्लैंस में दिखाता हूँ बिहार का। जो बिहार में जब एपीएमसी मंडी खत्म हुई और व्यापार मंडल और कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह से काम होने लगा, तो वहां जो पंचायत और उसके साथ में जो पैक्स के जो बने, वो पैक्स लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो किसानों से धान खरीदेंगे और वो धान या गेहूं जो भी फसल है उनका वो खरीदेंगे और उसको स्टेट गवर्नमेंट को उसको सबमिट करेंगे। मैंने बात की थी थोड़े दिन पहले अरविंद जी, तो वहां एमएसपी का हालत ये है कि पैक्स जो है वो अपने अपने गांव में जाते हैं, किसानों को बोलते हैं कि आप अपना धान दीजिए, हम आपका धान खरीदेंगे, और वो धान के बदले में वो चावल बना के फिर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, अब इस बार तो कहा गया है कि हमारे यहाँ एक उसना चावल होता है जो बॉइल्ड धान को बना के बनाया जाता है, और वहां पे मिले नहीं है। अब
जो बिहार में कभी एक ट्रेडिशनल चीज वहां पे राइस मिलें हुआ करती थी, वो सब बंद हो। तो अरविंद जी, ये जब गारंटी होगी सारी फसलों का, तो पंजाब में 2% एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि एमएसपी में गेहूं और चावल में उसका जो परसेंट है प्रोक्योरमेंट का, वो 18 से 19% है। और बिहार और यूपी जैसे स्टेट में जब ये गारंटी होगी, तो फिर इस गारंटी में उसकी आबादी और जो हेक्टेयर्स है फसलों का, जैसे बिहार में आप देखिए कि अमूमन 50 या 55 लाख के हेक्टेयर्स है जहां पे खेती बाड़ी होती है। तो उसके हिसाब से क्या इस एमएसपी के गारंटी में बिहार जैसे जो छोटे और मार्जिनल किसान है, उसको ये गारंटी से फायदा होगा क्या अरविंद जी? मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए, एमएसपी का आपको एमएसपी के बाद और मंडियों के बाद जो है क्या स्थिति हुई है, बड़े राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां मंडियां खत्म हुई। आप उठा के बाकी जगह देख लीजिए तो बड़े राज्यों में, बाकी छोटे छोटे कुछ राज्य हैं जहां है ही नहीं, वो बात सही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि बिहार में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। आप चंपारण, जिसको कि धान का नैहर कहा जाता है, चंपारण में एक से एक बेहतरीन जो है धान की प्रजातियां हैं। उसमें किसी और इलाके की अगर आप तुलना कर सकते हैं तो केवल छत्तीसगढ़ होगा जिसने अपनी देसी प्रजातियों को मेंटेन करके रखा है। और दुनिया के बाजार में, अभी जैसे हमारे नौजवान साथी कह रहे हैं, दुनिया के बाजार में ऐसी वैरायटीज की कितनी कीमत मिलती है। ये हमारे बस्ती जिले में जो काला नमक है, या जो केरला में जो राइस वगैरह जो बेच रहे हैं वो लोग, जो है लाल धान जो होता है, जिसको कितना महंगा बिक रहा है अगर आप उठा करके देख लीजिए तो। लेकिन सवाल उससे नहीं है, उसके लिए भी एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। और जो जियो टैग जो हो रहा है, जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इतनी बेहतरीन लीची तो वहीं होती है, मखाना भी आपका, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन इसके अलावा इन चीजों में चलिए ठीक है कि फिर भी कुछ लोग सरवाइव कर जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इलाका है, चाहे वो जो है आम का हो, चाहे वो जो है आपके गन्ने की बात देखिए। गन्ना में सबसे बड़ा झटका अगर किसी राज्य को लगा तो बिहार है, मेरा अपना मानना। क्योंकि जिस राज्य में भारत की पहली चीनी मिल खुली हो, जिस राज्य में इतने बेहतरीन, मैं खुद बता रहा हूँ, अपने आंखों से मैं देख चुका हूँ कि जब आप गंडक नदी के इस पार के किसान को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका गन्ना तो 200 रुपये क्विंटल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और उस पार गंडक के मैंने 350, 350, जब 350 में जब था वहां गन्ना, मैंने उधर ही देवरिया जिले में, पड़रौना में, इधर है और बाकी जगह, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नदी के उस पार और इस पार के बीच का फर्क क्या है। तो वहां भी पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा है जो ले जाके वहां के मिलों में बेच देता है जो। तो ये चीजें, इन चीजों पर गौर ये करना है कि भारत में जो बिहार की जो स्थिति आप बता रहे हो, ऐसी स्थिति में ठीक वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की। आपको पता है कि 87 में एक बड़ा विकराल सूखा पड़ा, और वैसा सूखा फिर 2016 का भी नहीं था अगर आप देखेंगे। और उसके पहले क्या है, आजादी के ठीक पहले जो हमारे नीति निर्माता और जो नायक थे, उनके दिलो दिमाग पर बंगाल के अकाल की छाया थी, जिसमें इतने लोग मरे थे कि आज तक भी नहीं पता है कि एक्चुअली कितनी मौतें हुई रही। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा वो बिहार का अकाल पड़ा था। और जब अनुग्रह बाबू जो है यहाँ दिल्ली में आकर के उस समय के तत्कालीन खाद्य मंत्री, जो कि मुंशी जी से, के एम मुंशी से मिले थे, और उसके बाद उन्होंने एक पीसी की, यहाँ उन्होंने बड़ी भयावह तस्वीर बताई थी कि, और वाकई अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अब अकाल नहीं पड़ रहा। जो देश 36 करोड़ लोगों को खिला भी नहीं पाता था, और हम दुनिया के कई देशों से अनाज मंगाते थे, सबसे ज्यादा अमेरिका से मंगाते थे, उस देश में आज के तारीख में छोटे मोटे कुछ पहाड़ी राज्यों को अगर आप छोड़ दोगे तो ज्यादातर स्टेट जो है सरप्लस हो गए हैं, ज्यादा पैदा कर रहे हैं जो। अब सवाल है ज्यादा पैदा करना, तो ये तो किसी भी जो ज्यादा दे रहा है, लेकिन आप जरा बताइए, किसी भी बड़े किसान से, छोटे किसान से पूछ लीजिए, ज्यादा पैदा करके वो ज्यादा डरता है। ये स्थिति क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि इस बात का अंदाजा, ज्यादा पैदा करेगा, ज्यादा अगर उसका सामान अगर वो नहीं बिकता है या उचित दाम नहीं मिलता तो उसको ज्यादा घाटा होगा जो है। सवाल इसीलिए है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है
मेरा ये कहना है कि आज के तारीख में जब खेती की लागत बढ़ रही है, अलग अलग कोई भी इलाका उठा करके देख लीजिए, बिहार में अगर चंपारण इलाके की खेती की लागत अलग है, दूसरे इलाके में खेती की लागत जहाँ केवल एक फसल पैदा कर रहा है वहां लागत एक फर्क है, उसको अपने को सरवाइव करना, जिंदा रखना है। और गांव में आज भी सबसे बड़ी आबादी रह रही, सबसे ज्यादा मजदूर रह रहा है। तो अब सवाल तो आ गया है कि सुधार की जरूरत एक है, लेकिन वो सुधार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक ही डंडे से आप हर एक को नहीं हाँक सकते ना। आपको इस देश में अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में अलग अलग किसान, अलग अलग चुनौतियां हैं। बहुत अच्छा। उन चुनौतियों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। चंपारण की रणनीति आपको अलग बनानी पड़ेगी, आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल की रणनीति अलग बनानी पड़ेगी। पश्चिम में भी किसान की समस्याएं अलग अलग आई हैं, ऐसा नहीं, मैं तो यहाँ देखता हूँ, मैं आज के 20 साल पहले जो गांव के जो तस्वीर देखता था आज उससे फर्क है। आज हर घर में जो है चुनौतियां बढ़ी हैं, खेती का अपने खेतों का आकार वही कायम है, परिवारों का आकार बढ़ गया है। तो उस चुनौतियां में ग्रामीण भारत के लिए निश्चित तौर पर एक नई चुनौती के हिसाब से ऐसी मूल्य नीति बनानी पड़ेगी कि किसान घाटे की खेती न करे। आप उठा के देख लीजिए ना, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आप जरा चले जाइए इस बीच में आगरा में, फर्रुखाबाद में, जब आलू की फसल आती है जरा किसान कहाँ खड़ा होता है। अभी गन्ना, जैसे बालियान जी कह रहे, चलिए गन्ने में तो फिर भी आज हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जो स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस है वहां कुछ मिल तो रहा है। अब बिहार में तो वो भी नहीं मिल रहा है। अब उठा के देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा बंद मिले बिहार में, सबसे ज्यादा बेहतरीन और प्रबंधित मिले जो है बिहार में होती थी। जो है क्यों इतनी मिले थी बिहार में? इसलिए कि गन्ना था बिहार में। गन्ने नील की खेती क्यों कराने अंग्रेज आ गए? बिहार की जमीन बहुत उर्वर है। और जिस बात का चर्चा 87 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी राइस को लेकर के, उसमें उसने कहा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये सोते हुए शेर की तरह है, इनको केवल जागने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये, जाग तो गए हैं, सोता हुआ शेर तो जग गया है, लेकिन ये है कि किसान को अगर जितना पैदा कर रहा है, जितनी लागत लगा रहा है, वो भी नहीं निकलेगा अगर उसका, तो ये सोता हुआ शेर सोता ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो वो है कि, तो मेरा ये मानना है कि बिहार की सरकार को, भारत सरकार को बिहार को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और ये जरूरी है कि बिहार में हमारे कई राज्य ऐसे जहाँ पानी ना होना समस्या है। विदर्भ में, बिहार और पूर्वी उत्तर में कई इलाके ऐसे जहाँ पानी ही समस्या है, अरविंद ही आएगी। अरविंद जी, मैं एक सवाल, मेरा ये कहना है कि अब जी मैं एक थोड़ा सा अशोक जी से ये सवाल, आपने बहुत अच्छा ये एक मोड़ दिया है कि अशोक जी, कैश क्रॉप की हालत ये है कि आप पश्चिम यूपी में चीनी मिलें जो है उसको लगातार खोले रखना पड़ता है ताकि गन्ना के किसानों को कम से कम गन्ना उसके मिल तक पहुंच जाए। चीनी की जरूरत नहीं है, चीनी तो लोग वैसे भी खाना कम कर दिया है अशोक जी, हम लोग चाय में चीनी छोड़ दिए तो आप देखिए कि वो अब जो है सरकार नई नई तरीके, नई नई इजाद के साथ इथेनॉल ला रहे हैं, पेट्रोल में डालेंगे, इसमें इंजन बनाएंगे ताकि वहाँ किसानों के की जो है वो चीजें कंटिन्यू चलती रहे। मैं वहाँ कई बार गया हूँ किसान, वहाँ चीनी मिलों में, तो हमने देखा है कि अब चीनी मिलें भी जो है वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो 24 आवर और 12 मंथ का वो साइकिल बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट निकालते हैं, सो दैट कि किसानों का एक ये जो है वो कोऑर्डिनेशन इनके साथ में चलता रहे। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पश्चिम यूपी से अशोक जी, इस मामले में हम बिहार के लोगों, किसान थोड़ा सा समृद्ध है। आपका यहाँ लैंडलॉक की प्रॉब्लम है कि आप अपने चीजों को लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आपका ट्रक या गाड़ी, बस यही है। हमारे पास में हमारा जो नेबरिंग स्टेट है बिहार का अशोक जी, वहाँ स्टेट में हम सीधे नॉर्थ ईस्ट तक जुड़ते हैं, हम उसके साथ में सीधे नेपाल तक जुड़ते हैं। हमारा जो ये आप गंगा जी के खास करके होने से कारण हल्दिया से लेके पश्चिम बंगाल तक का हमारा जलीय कनेक्शन भी है कि हम उसके तरफ से ये चीजें कर सकते हैं। तो हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी हमारा किसान आज भी अगर इसी एमएसपी पे कायम है, इसलिए कि सरकार के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो क्या इसका कोई बेहतर उपाय
किसान संगठन ने कभी सोचा नहीं, या गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि किसानों के पास में जो वोट देने की ताकत है वो इतना फ्रेगमेंटेड है कि उस पर कोई असर नहीं है पॉलिसी बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। जी विनोद जी, देखिए 90 के दशक में जब उत्तर भारत में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त हम जैसे बहुत सारे नौजवानों ने ये सोचा था कि किसान संगठनों को भी अपनी मांगों पर बदलाव करना पड़ेगा। अगर वो सुधार के साथ सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम किसानों का भला कर सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इस बात को मान लिया था कि वाकई ही किसान संगठनों को सुधार के साथ सरकार के साथ वार्ता करनी पड़ेगी। अगर आज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते तो निश्चित तौर पर वो एमएसपी की मांग तो करते, लेकिन जो कृषि सुधार के लिए 3 कृषि कानून आए हैं इनको वापस करने की मांग कदापि न करते। विनोद जी, हमने आज केंद्र सरकार से इस बात पर अपना धरना समाप्त किया है लास्ट में कि एमएसपी पर एक कानून आएगा। हम सब मानते हैं कि चलिए एमएसपी पर एक नया कानून आ जाएगा कि कोई भी कृषि उपज जिसके दाम केंद्र सरकार तय करती है इससे नीचे नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन अगर उसकी पूरी मार्केटिंग नहीं होगी, विपणन व्यवस्था नहीं होगी, फूड चेन नहीं होगी तो कौन खरीदेगा। अर्थात बगैर रिफॉर्म के एमएसपी से भला नहीं होने वाला। आप गन्ने की तुलना हमारी फल और सब्जियों से नहीं कर सकते। गन्ना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ऐसी कृषि उपज है जिससे अनेकों प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी मांग निरंतर बनी रहती है और वो प्रोडक्ट जल्दी से खराब नहीं होते। हम लंबे समय तक सब्जियों को बगैर उसकी फूड चेन के, बगैर उन्नत किस्म के गोदामों के, बगैर उसके निर्यात के नहीं कर सकते। तो मैं आज भी आपके मंच के माध्यम से भारत के संयुक्त किसान मोर्चे से ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी मीटिंगों में पुनः विचार करें और सुधार के साथ सरकार के साथ वार्ता करें, तभी हम छोटे किसानों का भला कर सकते हैं। हर व्यक्ति मानता है कि छोटा किसान अपनी कृषि उपज को मंडी तक नहीं ले जा सकता, तो कौन करेगा उस काम को? उसका क्लस्टर कौन बनाएगा, उसका संगठन कौन बनाएगा, ताकि वो एक साथ एक जगह इकट्ठा करे। वहां से उसकी जो फूड चेन में लोग होंगे वो फिर उसको आगे घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे उसको। तो विनोद जी, ये हमने अधूरी चीजों को फिर सरकार के सामने पेश किया है, तो मैं समझता हूं कि अरविंद जी इस बात में जरूर हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे से ये भी बहुत निकट से जुड़े हुए हैं और आज आपके मंच के माध्यम से आज हमारा इनसे इस विषय में बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा अशोक जी, मैं एक बार वो बिहार के हमारे जो नौजवान साथी हैं आनंद जी, ये लोग खेती किसानी में किसानों को सहयोग देने की बात कहते हैं और काम भी कर रहे हैं। एक दो हमारे साथ और थे जो वहाँ पे किसान थे, अच्छे किसान से वो शायद जुड़ नहीं पाए हैं नेटवर्क के कारण। उन लोगों का अच्छा काम है, कुछ लोग बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लोग भी खेती किसानी में गए हैं वहाँ और वो काम करना शुरू किया है। एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि डाइवर्सिफाई फार्मिंग का स्कोप बिहार में कितना है। तो आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब बिहार में ऐसा एमएसपी का कोई निजाम नहीं है, पैक्स के भरोसे, व्यापार मंडल के भरोसे खेती बाड़ी सारा डिपेंड है कि वो किसान के फसल अगर वही खरीदेंगे तो खरीदेंगे। अब कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक पैक्स ने कोई ऐसा स्टोरेज का कोई व्यवस्था नहीं की। कोई गांव में मैं गया था और मैं अपने गांव में देखा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसान का ऐसा कोई स्टोरेज हो जहां वो फसल उसके खरीद के रखा गया हो, ऐसा कुछ है नहीं। बिहार के अगर आप कहें तो सब्जियां और दलहन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहां पे दलहन काफी मात्रा में लोग उगाते हैं। जो प्रमुख दलहन है, अरहर, मसूर, चना, बाकी जितने दलहन है बिहार के, वो सारे गंगा के बेल्ट में हमने वो होते हुए देखा है। तो क्या बिहार में ऐसा स्टोरेज के सिस्टम बने किसानों के, जो अगर मार्केटिंग जिनको अवेलेबल नहीं है छोटे किसानों का, उनकी ये सरकार जिम्मेदारी ले
क्या इस तरह की व्यवस्था सरकार के व्यापार मंडल और इन सब चीजों को लेके आपको लगता है कि उसमें आप लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, या सरकार ने कोशिश की है कि कोऑपरेटिव सिस्टम से ब्यूरोक्रेसी के अलावा वो नौजवानों का जो ये आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी जोड़े इस चेन में, ऐसी कोई व्यवस्था बनी है क्या? जी, मैं इस पे थोड़ा सा बताता हूँ। सरकार, हर कोई सरकार से ही ये उम्मीद लगा के बैठा है, बट एज एन इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों पे भी तो ये भार है। अब मैं बताता हूँ कि ये भार कैसे है और ये भार हम लोग सबको मिलके कैसे बांट सकते हैं। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं और ये है जहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स बनाने की बात है, उनके पॉलिसीज में है, स्कीम्स में है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, वहाँ आपको खगड़िया बेल्ट में इसका मेजर ये लगवाया है, जहाँ पे बताया गया है कि आप कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज यूनिट बनाएं, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे व्यापारी से लेके इन गांव पे, जहाँ पे हर गांव पे लगाने की ये बात हो रही है। तो सरकार इसमें अपने लेवल से तो कोशिश कर ही रही है, और बाकी यंग एंटरप्रेन्योर से लेके एक व्यापारिक व्यवस्था में भी लोगों को इसमें जुड़ के सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन की बात है। फूड चेन सिर्फ किसान के उपजा देने से, बेहतर किसानी कर देने से पूरा नहीं होता है। हमारा जो क्वेश्चन है ऑफ एमएसपी का क्वेश्चन ही इसलिए आता है क्योंकि किसान को उसके अलावा उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट किसानों के पास ये ऑप्शन होते हुए भी अगर हम जब तक ट्रेडिशनल फार्मिंग से उठ के डिफरेंट फार्मिंग में नहीं जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। एमएसपी तो सिर्फ और सिर्फ एक साधन दे दिया गया है आपको। सिर्फ कैश क्रॉप के अलावा ऐसे बहुत सारे क्रॉप और फार्मिंग टेक्निक्स आज के डेट में अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट इनपुट है उसके लिए, सरकार और उसके लिए हमारी व्यवस्था, हमारी जो कंपनी उसी पे काम कर रही है। आनंद जी, मैं एक इसी बात पे थोड़ा सा अरविंद से जान लेता हूँ। अरविंद जी, मैं सर अभी 1 महीना पहले गांव गया था, और मैं जो वहाँ के लोकल हाट बाजार जो है, वहाँ मैंने सब्जियों का ऐसे पूछा, वहाँ छोटे छोटे जो हमारे यहाँ मंडियाँ लगती है हाट बाजार टाइप से, तो जो सब्जियों का रेट दिल्ली में है, जो हम लोग खरीदते हैं 100 रुपए गोभी या टमाटर 50-60 रुपए 70 रुपए उस समय में था, बैगन 60 रुपए 70 रुपए, कद्दू घिया, ये सारी चीजें, तो मुझे दिल्ली के ये साप्ताहिक बाजार से महंगा अपने यहाँ का वो हाट बाजार लगा, और लोग खरीद रहे थे। कहीं ऐसा नहीं था कि हाट बाजार पे सन्नाटा था। जो भी किसान छोटे मोटे जो भी प्रोडक्ट थे वो ला रहे थे, तो उनका बिक भी जा रहा था। तो इट मीन्स कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, वहाँ लोग खरीद रहे हैं, और किसानों के, छोटे छोटे किसानों के भी सामान सब्जियां बिक जाती है उस बाजार में, लोकल बाजार में। लेकिन अरविंद जी, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जब बिहार का ट्रेडिशनल एक एग्रीकल्चर मॉडल था, इस मॉडल में आपको अक्सर हम लोगों ने देखा है, जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी राइस मिलें हुआ करती थी, और वो बिहार किसान जो है वो अपना धान उस राइस मिल को बेच आते थे, और वो राइस मिल चावल बना के उसको एक्सपोर्ट करते थे। बिहार का चावल सर, हम लोग अपने पटना में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश और कई जगह बिहार का चावल एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए कोई एमएसपी और उस पर डिपेंडेंसी नहीं थी, और किसानों को एक तरह से कहीं ना कहीं एक आय का जरिया बन जाता था। नीतीश जी के समय में पता नहीं क्या हुई उसके साथ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी का क्या लोचा रहा कि वो सारे राइस मिलें बंद कर दी गई। अब जो है किसानों के पास में ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं रहा, जो किसान खुद भी एक कुछ करके अपने तरीके से उसको चावल बनाए या उसको मार्केट पहुंचाए। ये सारे तरह से एक तरह से हैंडीकैप कर दिया गया। तो अरविंद जी, बिहार जैसे स्टेट में अगर कोई एग्रीकल्चर और फूड चेन, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं बन रही है जब तक, तो उसके किसानों के पास में विकल्प क्या है माइग्रेशन के अलावा? वो तो जो छोटा किसान है वो ऑलमोस्ट सीजन के खेती के बाद वो माइग्रेट कर जाता है, पंजाब से लेके हर जगह बिहार का ही वो किसान है, छोटा किसान। देखिए, विकल्प में जैसे कि अभी हमारे साथी कह रहे थे, बाल्यान जी ने कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। हाँ, बहुत। देखिए, विकल्प तो ये है कि समय के साथ आपको बदलना होगा, और उसके लिए भी
क्योंकि जो छोटा किसान है, आप देखिए उसके पास निवेश नहीं है, बहुत छोटा, कोई क्या करेगा आप बताइए मुझे। और इस बाबत जो है, जो हमारे इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा आजमगढ़ वगैरह इलाके में काफी पलायन होता रहा है। तो उस समय वहां के सांसद ने सदन में काफी कुछ बातें कही थी पार्लियामेंट में, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पटेल आयोग बनाया था। बात उस समय आई थी कि गोबर से भी गेहूं निकाल कर खाने वाले लोग मौजूद हैं। तो जब पटेल आयोग बना, तो पटेल आयोग का ये कहना था कि ये जो छोटी खेतें, ये इसको उत्पादक बनाना बहुत संभव नहीं है, उसके लिए बहुत सारे दूसरे तरीके के प्रयास जरूरी है। आपको याद होगा आज धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा छोटी और संकुचित खेती होती चली जा रही छोटे किसानों का, कि केवल खेती पर वो किसी भी रूप में चाहे जो वो कर ले उस पर जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पशुपालन की बात नहीं कर रहा हूँ कि छोटे आकार में वो काफी बड़ी संख्या में पशु ले आके पाल लें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खेती पर अगर वो निर्भर उनको रहना है तो एक ही रास्ता बनता है कि छोटे किसान संगठित हो जाए और संगठित होकर के सामूहिक खेती करें। वो एक विकल्प है, जैसे कि अभी सरकार ने एक उस पर मैंने एक जो एक विकल्प 10,000 के करीब जो है एफपीओ की स्थापना होने की बात है, लेकिन बात उसी से नहीं बनेगी। उसमें भी खतरा ये है कि बहुत सारे मजबूत लोग जो है उसको लीडरशिप ले लेंगे, और उन्हीं छोटा किसान अगर वो होगा तो उसके हिसाब से वो देखेगा कि बाजार, जैसे आपने क्या कहा, देखिए भारत में अंतोगत्वा इस तरह के फल सब्जी ये सब का भविष्य तो छोटे बाजारों में ही है। जो हाट बाजार जिनको हम बोलते हैं, कहीं सप्ताह में लगते हैं, कहीं सप्ताह में 2 दिन लगते हैं, भविष्य वही है और वहां खरीदने वाले लोग मौजूद हैं। आप जैविक खेती की भी जो बात हो रही है, मैं आप बता रहा हूँ कि जैविक खेती में बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है कि उनको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, लोग उनके खेते पे आके बता देते हैं भाई आप खेत में ही आकर के। तो मेरा ये कहने का मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। लेकिन देखिए परंपरागत तौर पर खेती करने वाले लोग, हाँ, पता लगा कि एक आदमी ने मक्का लगाया तो अब 1000 आदमी ने मिल के लगा दिया, पूरे इलाके में आप देखेंगे कि मक्का ही मक्का है। देखिए किसान अपने तरीके सोचता है ना, आप उठा करके देख लीजिए जो है बालियान जी ज्यादा अच्छे तरीके से, चौधरी साहब जब प्रधानमंत्री रहे तो पता लगा पश्चिम में गन्ना जलाने की नौबत आ गई हो। तो ये ऐसा नहीं है, हर जगह जो है ये जो आंख मूंद करके नहीं, समय बदल रहा, दुनिया बदल रही, दुनिया के साथ खेती को बदलना भी जरूरी है, सुधार भी होना है, भारत सरकार और राज्य सरकारें भी सुधार करें। और एक चीज है जो जिसको लेकर के मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देख रहा हूँ कि बात केवल नहीं कि 22 फसलों को आपने एमएसपी दे दिया है, गन्ने में कुछ जगह स्टेट एडवाइजरी प्राइस है हमारे यूपी में, बिहार में वो भी नहीं है। इसीलिए तो आप गंडक की इस पार और उस पार के बीच में जो 150 रुपए का फर्क नजर आता है, वो ये इसीलिए नजर आता है। तो आप ये देखिए कि कम से कम ये होना चाहिए कि राज्यों में ये तंत्र बने कि वो अपने इलाके में ये आकलन कर ले कि आलू जो है चंपारण में जो आलू हो रहा है, ये इसकी लागत 5 रुपए आ रही है, तो कम से कम 6 रुपए का करे तो किसान जिंदा रहेगा। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये तंत्र बन सकता है। एमएसपी नहीं, एमएसपी का आखिर में मैं बताऊंगा। लोगों को क्या मालूम कि एमएसपी कितने लोग, मैं आपको आपका लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ। धान का जो सीजन खत्म हुआ, पिछला जो खरीद हुई है, आपको पता है कितने लोग, कुल भारत भर में 23 राज्यों में खरीदा जाता था, 23 राज्यों में। और धान भी जो है खरीफ में भी होता है और रबी में भी होता है, रबी में कुछ धान होता है। ये दोनों मिला करके भारत भर में 1.5 करोड़ से कम किसानों का जो है धान एमएसपी पे खरीदा गया। ठीक है, गेहूं 10 राज्यों में खरीदा जाता, सरकार खरीदती है। कुल जो गेहूं की खरीद हुई है 50 लाख से कम किसानों की खरीद हुई है गेहूं की। और इसके बाद दाल की बात कर रहे हैं, दाल की खरीद 6 लाख से भी कम किसानों की हुई है पूरे देश भर में, भारत भर। और जो नारियल की खरीद है वो 4000 से कम किसानों की हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं एमएसपी पे, क्या इतना तो किसान है भारत में? अरे भाई साहब, जितना ये कुल हो गया उससे ज्यादा किसान जो है उत्तर प्रदेश में अकेले किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, जो है 2.5 करोड़ है उनकी संख्या। आप इन सबको जोड़ डालिए, उससे ज्यादा किसान अकेले उत्तर प्रदेश में है। आंकड़ों से, लेकिन मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, आंकड़ों से बात नहीं बनेगी। बात ये बनेगी खेती बहुत आज एक नई चुनौती से जूझ रही है, और उसका रास्ता ये है कि अगर सबको जिंदा रहने का अधिकार है
चपरासी को भी जिंदा रहने का अधिकार है, तो किसान को भी, बिहार में जो किसान है या यूपी में जो किसान है, कहीं भी है, अगर वो उसका धान की लागत जो है 15 रुपए आ रही है तो 11 रुपए में बेच के कैसे जिंदा रहेगा, बताइए। मैं तो राधा मोहन जी से भी कहा, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा बुरी हालत तो मुझे चंपारण की दिख रही है आपके। मैं 2017 में हर उन गांव में गया जहां गांधी जी गए थे, ठीक है, और मैं देख के दंग था कि इतनी उपजाऊ जमीन, जहाँ सोना उगलने वाली जमीन, वहां किसानों के चेहरे मुरझाए क्यों है, जो जहाँ इतनी बढ़िया प्रोडक्शन होता है, जहाँ इतना सब कुछ है, आप समझ रहे हैं। तो मैंने बताया उनको, और मैंने कहा कि आप कृषि मंत्री हैं, भारत सरकार में लगातार इतना लंबा टाइम मिलने वाले कृषि मंत्री भी कम है, कम में रहे हैं, तो अब वो कम है, तो अब हमने कहा कि आप मंडी भी नहीं, आप मोतिहारी की चीनी मिल भी नहीं खुलवा पाए। बात समझ रहे। सवाल ये नहीं, सवाल बहुत सारे बंधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राधा मोहन जी के पास कोई जादू की छड़ी रही हो, नहीं, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में बहुत सारी बाध्यताएं, बंधन होते हैं। लेकिन मैं बालियान जी के उस बात से हमेशा बहुत समय से सहमत हूँ, और लगातार दो चीजें। पहला कि उन नौकरशाहों को भारत में खेती को संभालने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए जिनको जौ और गेहूं में फर्क नहीं समझ में आता। यस, इसीलिए भारतीय कृषि सेवा बनाई जानी चाहिए, और हर जिले में भारतीय कृषि सेवा के वो अधिकारी शामिल हों जो कि खेती को समझते हो। और इस बात की पहले चर्चा हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं हो चुकी। सरदार पटेल जी के जिंदा रहते ही जब भारतीय प्रशासनिक सेवा बनी, उस समय ये चर्चा हो गई थी कि भारतीय शिक्षा सेवा हो, भारतीय कृषि सेवा हो। और दूसरी चीज ये है कि अब एक बार नए सिरे से जो एक मूल्यांकन राज्य सरकारों और भारत सरकार को मिलकर करना चाहिए। और ये मतलब ये स्थिति आज के दौर में 21वीं सदी में ये हो कि साहब जैसे ही वो, मतलब ये कोई अपराध किया है क्या, बताइए, कि जैसे ही आपका आलू आ रहा है, तो दिल्ली में तो हम जो है 50 रुपए में 2.5 किलो खरीद रहे हैं, और उसको जो है 5 रुपए किलो भी मिलना मुश्किल हो जाए, तो ये चीज बंद होनी चाहिए। यस, और ये डंडे से बंद हो, ये कानून से बंद हो, ये किस रास्ते से बंद हो, ये मुझे लगता है कि ये समय आ चुका है। अरविंद और जी, क्योंकि अगर यही रहेगा तो लोग फिर, जी मैं खत्म कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर यही स्थिति रहेगा, जो बचे कुचे जो छोटे किसान और सीमांत किसान है, वो जाके कहीं पटना में बैठे हुए पाए जाएंगे, कहीं वो कलकत्ता में दिखेंगे, कहीं बंबई में दिखेंगे और दिल्ली में दिखेंगे। जो है वो कहेंगे भैया रहने दो, ऐसे खेती से नमस्कार। जो है तो बहुत इनको बढ़िया बचाने अरविंद की जी। जरूरत है, उसके लिए जी 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 जी, हाँ, जी। मैं कोशिश किया, अपने तरफ से कोशिश की थी अरविंद जी, कि हमारे साथ बिहार के भी कुछ ऐसे सत्ता में बैठे लोग जुड़े हैं, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था रही होगी, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है सरकार को ये बात सुननी चाहिए, आज की बात, अशोक जी की बात और अरविंद जी की बात। मैं अशोक जी आपके पास आता हूँ, आपने बिहार के लिए बहुत कुछ आज का सजेशन में रखा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ इन चीजों में लोगों में जाए, इस बीच की चर्चा हो। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, लास्ट में, हमारे पास टाइम कम है, बहुत टाइम लिया आज हम लोगों ने आपका, कि ये आपके यहाँ चौधरी चरण सिंह हुए, महेंद्र सिंह टिकैत जैसा किसान नेता हुए, तो एक किसानों को एम्पावर करने का एक बड़ा एक सूत्र मिल गया था। आप जैसे खेती किसानी में समर्पित लोग हुए, जानकार लोग हुए, जो इसमें बढ़ के आए। बिहार में ऐसा नहीं है, उड़ीसा में ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। जब कभी लीडरशिप की बात होती है तो वो सीधे सीधे पश्चिम यूपी की तरफ या पंजाब के उन किसानों की तरफ, वहाँ के जो किसान लोग हैं वो देखते हैं कि वहाँ खेती किसानी में लोग क्या कर रहे हैं। हमने आपके किसानों के कारण बिहार में भी भारत बंद का समर्थन किया था, हमने सारी ट्रेनें रुकवा दी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम ट्रेनें क्यों रुकवा रहे हैं। ये कहा गया लीडरशिप में कि ट्रेनें रोक दो, ये किसान काला कानून है, इसमें रोक देना चाहिए, हमने रोक दिया। लेकिन हमारे पास वो किसान का नेता नहीं बना, कोई महेंद्र सिंह टिकैत नहीं बना, कोई चौधरी चरण सिंह नहीं बना, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही फ्रैगमेंटेड है एक तरह से, जबकि सबके जीवन का जो जीविका है, वो आय का साधन खेती बाड़ी ही है। अशोक जी, मैं एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो विधायक हैं, सारे विधायक का बैकग्राउंड उसी खेती किसानी से आई है। 99% खेती किसानी करने वाले का व्यवसाय ही सारे विधायक और सारे मंत्री देते हैं। बिहार के जो आने वाले सारे एमपीज हैं, वो भी खेती किसानी से ही अपना सरोकार रखते हैं।
लेकिन खेती किसानी को लेके शायद उन्होंने कभी इस चीज के लिए जरूरत नहीं समझी। इसका मतलब क्या लीडरशिप का प्रॉब्लम है, या किसान संगठन में वो वॉइस नहीं है, जिसके कारण बिहार जैसे छोटे राज्य के गरीब राज्य में ऐसा कोई सशक्त चीजें नहीं बन पाई, या वो उसके विकास के लिए कोई रोल मॉडल नहीं बना। अशोक जी। देखिए विनोद जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा दुर्भाग्य है किसान राजनीति में कि जो किसानों के बच्चे पढ़ लिख लिए या साधन संपन्न हो गए, या तो राजनीति की तरफ जाते हैं या अपने व्यापार की तरफ जाते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसी सोच वाले लोग हैं जो किसानों के लिए संगठन बनाकर काम करें। तो ये मैं समझता हूँ कि बिहार में स्वामी सहजानंद के बाद में उस तरह, क्योंकि मैंने उनको बहुत पढ़ा और उन्होंने उस वक्त पर आंदोलन चला तब बहुत साधन सीमित थे, एक दूसरे के साथ संपर्क करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आज वाकई बिहार को जरूरत है एक ऐसे ग्रामीण कृषि की पृष्ठभूमि के नौजवान की या व्यक्ति की जो राजनीति से दूर होकर वहां के किसानों की समस्याओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखे। और मैं विनोद जी बहुत लंबे समय से इस बात के लिए प्रयासरत हूँ, जो राजनीति में है, मेरे संपर्क में है, बिहार से संबंध रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई किसी न किसी को तो निश्चित तौर पर बलिदान करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अपना कीमती समय उस कम्युनिटी के लिए देना पड़ेगा जिस कम्युनिटी में तुम पैदा हुए हो और जहां तुमने गरीबी को नजदीक से देखा है, किसान की समस्या को देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन कोई न कोई व्यक्ति जरूर आएगा जो महेंद्र सिंह टिकैत की तरह सरकार को झुकाने का काम करेगा, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ, बदलाव की सोच के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और अरविंद जी, आनंद जी, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा खत्म करने के, देखिए बिहार जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, और बिहार के लोगों को भी जानना चाहिए कि बिहार में गंगा के तट से जो सत्ताएं चली हैं वो जाकर के चीन की सरहद तक वो इतना बड़ा साम्राज्य पाटलिपुत्र से चला हो, और जहां अभी भी अगर आप भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई अभिलेख और कोई चीजें देखेंगे प्रकट रूप में, पूरे देश भर में बता रहा हूँ और दुनिया के और हिस्सों में भी वो वहां से गए हैं। और यही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन, गांधी जी जहां खुद कह रहे हो कि भारत के बारे में मैंने बिहार से सीखा है। स्वामी सहजानंद आज भी जो किसान आंदोलन के जो नायक हैं या जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग किसी न किसी रूप में आराध्य हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार चाहे जैसा हो, आज ठीक है, आज जो स्थिति है खेती बाड़ी में कमजोर होगा, लेकिन हमेशा वो नेतृत्वकारी भूमिका में रहा है। और आपके तो इस समय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे हैं जो कृषि राज्य मंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी के साथ रह के काम कर चुके हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ समझते हैं खेती को, और उनको इसमें जरूर काम करना चाहिए। मैं तो अपील करूंगा उनसे। जी बहुत अच्छा। और तो मुझे ये इसका आज के इस समापन करते हुए मुझे एक चीजें तो हमें एक किरण जरूर दिखी है, और हम अपने बिहार के उन सारे लोगों को, अपने जो हमारे फेसबुक से जुड़े हों, सोशल मीडिया के और मंच से जुड़े हों, उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार जैसे अशोक जी ने कहा कि एक बार सहजानंद जी को पढ़े। एक सहजानंद जी एक बिहार में वो क्रांति एग्रीकल्चर के मूवमेंट को लेके एक बार स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में आए और बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। हमारे यहाँ उसके बाद कोई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में एक ऐसे आंदोलन का कोई ऐसा बना नहीं पृष्ठभूमि। तो बिहार में एक जरूरत है कि तमाम जात पात और इन चीजों से, क्षेत्रवाद से उठकर एक समग्र किसान की चेतना को लेके अगर कोई एक आंदोलन हो, तो मुझे लगता है कि बिहार का तभी विकास संभव होगा। और अशोक जी, अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद जी। और हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। हम लोग बिहार के लिए अगर एक छोटी सी पहल में कुछ कर सकते हो तो हम लोग अपने को खुश नसीब समझेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार।